श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। हमारी एम लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है और पिछले अंक में हमने चैप्टर 1 यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर काफी विस्तार से बात की थी। हाँ, वो एक जरूरी बेस था। बिल्कुल। अगर आपने वो चर्चा नहीं सुनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर सुनिएगा क्योंकि आज की चर्चा उसी से काफी हद तक जुड़ी हुई है। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मकसद है इस अध्याय के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें आसान हिंदी और जहां जरूरी हो इंग्लिश टर्म्स के साथ समझना। हाँ, ताकि इंग्लिश मीडियम के लर्नर्स को भी आसानी हो। बिल्कुल। और हम लगातार इसे चैप्टर 1 से जोड़ते रहेंगे और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी सिलेबस और पिछले सालों के सवालों मतलब PYQs के लिहाज से क्या खास महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण। भारतीयों द्वारा बनाई गई एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ये ख्याल सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय के मन में आया था। M.N. रॉय कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े थे वो? जी हाँ, उस समय के प्रमुख चेहरे थे। इसके फौरन बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब INC ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ये मांग रख दी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। हाँ, कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अच्छा, तो ये एक विचार से शुरू होकर एक औपचारिक मांग बन गई। लेकिन क्या अंग्रेजी हुकूमत ने इसे फौरन मान लिया या इसमें भी मतलब काफी संघर्ष करना पड़ा? नहीं, संघर्ष तो था ही, कहाँ फौरन मानने वाले थे वो। बात आगे बढ़ी 1938 में। हाँ, जब कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी ने साफ कहा, एकदम स्पष्ट, कि आजाद भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दखल के वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट फ्रैंचाइज सभी वयस्कों के वोट से 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए। हाँ, क्रिप्स मिशन। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार का एक प्रस्ताव लेकर आए थे कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत अपना संविधान बना सकता है, लेकिन ये पेशकश नाकाम रही, फेल हो गई। क्यों? मुस्लिम लीग का क्या रुख था? हाँ, वही बात थी, मुस्लिम लीग अड़ गई थी। वो चाहते थे कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए और दोनों की अपनी अलग-अलग संविधान सभाएं हों। 2 संविधान सभाएं? जी, और क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, डेडलॉक खत्म करने के लिए आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा गया। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान। हाँ, इसने 2 संविधान सभाओं वाली बात तो नहीं मानी, उसे खारिज कर दिया, लेकिन एक ऐसी योजना पेश की जिससे एक ही संविधान सभा बन सके और मुस्लिम लीग की चिंताएं भी कुछ हद तक एड्रेस हो जाएं। हाँ, कुछ हद तक ध्यान रखा गया। इसी प्लान ने वो रास्ता खोला जिस पर चलकर संविधान सभा हकीकत बनी। हाँ, ये नाम ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब हमने पिछले अध्याय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी सुने थे। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सही है। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो अब ये बताइए कि इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये संविधान सभा बनी कैसे? मतलब कॉम्पोजिशन क्या था? कौन थे इसके सदस्य? क्या यह आज की लोकसभा जैसी थी? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसकी बनावट काफी अलग थी। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। नवंबर 46 में? जी। शुरुआत में इसकी कुल सदस्य संख्या, टोटल स्ट्रेंथ 389 तय की गई। 389? हाँ, 389। अब इन 389 सीटों का बंटवारा देखें। 296 सीटें जानी थी ब्रिटिश भारत को, ब्रिटिश इंडिया। हाँ, यानी वो प्रांत जो सीधे अंग्रेजों के शासन में थे, और 93 सीटें मिलनी थी देसी रियासतों मतलब प्रिंसली स्टेट्स को। अच्छा, 296 और 93। जी, ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से भी 292 सीटें 11 गवर्नर वाले प्रांतों से और 4 सीटें चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों से आनी थी। ये थोड़ा डिटेल है। ठीक है। और सीटों का आधार क्या था? जनसंख्या, पॉपुलेशन। मोटा मोटा हिसाब था कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट, रफली 1 सीट पर मिलियन। 10 लाख पर एक। ओके। और फिर ब्रिटिश भारत की सीटों को 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। जनरल मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब? हाँ, बिल्कुल, उनकी आबादी के अनुपात में, प्रोपोर्शन में। ठीक है। सीटें तो बढ़ गई जनसंख्या और समुदाय के हिसाब से, लेकिन इन सीटों पर सदस्य चुने कैसे गए? क्या आम जनता ने वोट डाला था जैसा आज होता है? असेंबलीज के सदस्यों ने किया। अच्छा, MLA ने चुना? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। प्रांतीय विधानसभा के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम प्रतिनिधि चुनेंगे,
सिख सदस्य सिख प्रतिनिधि और बाकी सामान्य सदस्य सामान्य प्रतिनिधि। समझ गया। और चुनाव का तरीका था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये तो आज भी इस्तेमाल होता है राज्यसभा वगैरह में। जी बिल्कुल, वही तरीका। और जहां तक देसी रियासतों की 93 सीटों का सवाल था, हाँ, उनका क्या हुआ? उनके प्रतिनिधि वहां के राजा महाराजाओं द्वारा मनोनीत नॉमिनेटेड किए जाने थे, चुने नहीं जाने थे। अच्छा, मतलब कुछ चुने हुए, कुछ मनोनीत। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि संविधान सभा पूरी तरह से चुनी हुई नहीं थी, आंशिक रूप से चुनी हुई पार्टली इलेक्टेड और आंशिक रूप से मनोनीत पार्टली नॉमिनेटेड संस्था थी। और जो चुनाव हुआ भी वो इनडायरेक्ट था। बिल्कुल, जनता ने सीधे वोट नहीं दिया, बल्कि जनता ने प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुना था, और वो भी सीमित मताधिकार पर, लिमिटेड फ्रैंचाइज पर। लिमिटेड फ्रैंचाइज मतलब वोट देने का हक सिर्फ उनको था जिनके पास खास संपत्ति थी, शिक्षा थी या जो टैक्स देते थे, सबको नहीं था। अच्छा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संविधान बनाने वाली सभा सीधे आम जनता की आवाज नहीं थी? मतलब उस समय के जो पढ़े लिखे प्रभुत्वशाली वर्ग थे, उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा था? हाँ, ये एक पहलू है। ये बात यूपीएससी मेंस में जब रिप्रेजेंटेशन या सभा के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर पर सवाल आता है तो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूआंस है, समझने वाली बात है। हालांकि ये भी सच है कि सीधे ना चुने जाने के बावजूद कोशिश ये की गई कि सभा में भारत के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, सभी सेक्शन के लोग थे। महिलाएं भी थीं, अच्छी संख्या में। ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है जो कई लोगों को नहीं पता होती, कि महात्मा गांधी इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? गांधी जी सदस्य नहीं थे? ये वाकई चौंकाने वाला तथ्य है। जी हाँ, वो सदस्य नहीं थे। खैर, तो सभा बन गई, सदस्य आ गए, कुछ चुनकर, कुछ मनोनीत होकर। अब इसने काम कैसे शुरू किया? पहली बैठक कब हुई? क्या शुरू से सब कुछ स्मूथली चला? देखिए, काम शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। जी, लेकिन शुरुआत कह सकते हैं अच्छी नहीं रही। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। हाँ, वो तो अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। बिल्कुल, तो वो शामिल नहीं हुए। इसलिए पहली बैठक में सिर्फ 211 सदस्य ही शामिल हुए। 389 में से सिर्फ 211। हाँ, उस पहली बैठक में फ्रांस की एक परंपरा है, उसका पालन करते हुए सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी चेयरमैन चुना गया। ठीक है, सबसे सीनियर मेंबर को। जी। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट चुना, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? हाँ, साथ ही 2 उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट्स भी चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। अच्छा, एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष। जी। और इसके ठीक बाद एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई, उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया गया। ये क्या था और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये एक मील का पत्थर था, बहुत महत्वपूर्ण। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प सभा के सामने रखा। नेहरू जी ने? जी। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह से संविधान की आत्मा थी। उसके मूल सिद्धांत, उसकी फिलॉसफी, उसका दर्शन, उसका खाका था ये। इसमें घोषणा की गई कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक घोषित करती है। ठीक है। और भविष्य के शासन के लिए एक संविधान बनाएगी। इसने ये भी कहा कि भारत के राज्यों का एक संघ होगा, एक यूनियन होगा, और सारी शक्ति, सारी सत्ता का स्रोत कौन होगी? जनता। भारत की जनता, द पीपल ऑफ इंडिया। वाह। इस संकल्प ने भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इन सब का वादा किया। ये तो प्रियम्बल की भाषा लग रहे है। बिल्कुल, आप सही जा रहे हैं। और खास तौर पर अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज,
पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, और दलित व अन्य पिछड़े वर्गों, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों, एडिक्वेट सेफगार्ड्स की बात कही गई। बहुत जरूरी। जी, इस संकल्प पर सभा में काफी विचार विमर्श हुआ, बहस हुई, और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से यूनानिमसली अपना लिया गया। इसने आगे संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को दिशा दी, गाइड किया। और प्रीएम्बल? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसी उद्देश्य संकल्प का बदला हुआ रूप, मॉडिफाइड वर्जन, आज हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल है। वाह, यानी प्रीएम्बल की जड़ें इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में है। ये कनेक्शन समझना तो भाई यूपीएससी के लिहाज से बहुत जरूरी हो। प्रीएम्बल तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही एक हॉट टॉपिक रहता है। बिल्कुल, हमेशा। अच्छा, इसके बाद तो 1947 में देश का बंटवारा और आजादी मिली। उस इंडिपेंडेंस एक्ट का संविधान सभा पर क्या असर पड़ा, क्या बदलाव आए? बहुत बड़ा असर पड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसने 3 मुख्य बदलाव किए सभा की स्थिति में। पहला क्या था? पहला, इसने सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय, फुली सॉवरेन बॉडी बना दिया। अब सभा अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती थी। ब्रिटिश संसद का कोई कंट्रोल नहीं रहा। सभा चाहे तो अंग्रेजों के बनाए किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी। पूरी आजादी। अच्छा, पूरी तरह सॉवरेन। जी। दूसरा, सभा अब सिर्फ संविधान बनाने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि एक विधायी निकाय, लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कानून बनाने वाली। हाँ, बिल्कुल। यानी इसे आजाद भारत के लिए आम कानून बनाने का भी अधिकार मिल गया। सोचिए, एक ही संस्था दोहरी भूमिका निभा रही थी, संविधान भी बना रही थी और देश के लिए जरूरी कानून भी। ये तो बड़ा दिलचस्प है, 2 काम एक साथ। हाँ, ये दोनों काम, संविधान बनाना और कानून बनाना, अलग अलग दिन होते थे। अच्छा। जी, जब सभा संविधान सभा के तौर पर बैठती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक है, संविधान के लिए प्रसाद जी। और जब वो विधायिका, लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर मिलती थी, तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। जीवी मावलंकर? जी, फिर तो बाद में लोकसभा के पहले स्पीकर बने। बिल्कुल वही। और ये सिलसिला 26 नवंबर 1949 तक चला, जब तक संविधान बनने का काम पूरा नहीं हुआ। समझ गया। और तीसरा बदलाव? तीसरा बड़ा बदलाव विभाजन के कारण हुआ, पार्टीशन की वजह से। मुस्लिम लीग के जो सदस्य उन इलाकों से आते थे जो पाकिस्तान में चले गए, वो अब भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, वो हट गए। तो संख्या कम हो गई होगी। हाँ, जाहिर है। इससे सभा की कुल सदस्य संख्या जो शुरू में 389 थी, वो घटकर 299 रह गई। 389 से 299? जी। ब्रिटिश भारत की सीटें 296 से घटकर 229 हो गई और देसी रियासतों की सीटें 93 से 70 रह गईं। तो अब सभा पूरी तरह आजाद थी, संप्रभु थी और दोहरी भूमिका निभा रही थी। संविधान भी बना रही थी, कानून भी। इसके अलावा क्या इसने कुछ और भी महत्वपूर्ण काम किए उस दौरान? हाँ, कई और जरूरी काम भी किए। जैसे मई 1949 में सभा ने इस बात की पुष्टि की, रैटिफाई किया कि भारत आजादी के बाद भी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप? हाँ। इसने 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, तिरंगे को अपनाया, अडॉप्ट किया। 22 जुलाई 1947, ये तारीख जरूरी है। बिल्कुल। फिर इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, जनगण मन, और राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, दोनों को अपनाया। 24 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले। जी हाँ। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना, इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी दिन? जी। ये सब बड़े ऐतिहासिक काम थे। बिल्कुल। और संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा? कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल। हाँ, लगभग। इस दौरान कुल 11 सत्र, 11 सेशंस हुए। हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को खंगाला था, उनका अध्ययन किया था। 60 देश? जी। और संविधान के मसौदे, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर 114 दिनों तक बहस चली थी। 114 दिन सिर्फ बहस? हाँ। और इस पूरे काम में उस समय
लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 64 लाख रुपए उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बिल्कुल। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 60 देशों का अध्ययन, 114 दिन बहस। ये आंकड़े ही बताते हैं कि कितना विशाल और गहन काम था ये। जाहिर है इतना बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता। इसमें समितियों, कमिटीज की क्या भूमिका थी? उनके बिना तो ये मुमकिन नहीं था। समितियां बनाई, ढेर सारी। इनमें से 8 तो प्रमुख समितियां थी, मेजर कमिटीज, और बाकी कई छोटी समितियां थी, माइनर कमिटीज। 8 मेजर कमिटीज कौन कौन सी थी? कुछ मुख्य? हाँ, कुछ सबसे महत्वपूर्ण थीं, जैसे संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, और संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी के पास यूनियन वाली थी। डी। फिर प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। पटेल जी के पास प्रांतों वाली। हाँ। प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रसाद जी संचालन देख रहे थे। जी। और एक बहुत बड़ी सलाहकार समिति थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। जी। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और इसकी कई उप समितियां, सब कमिटीज भी थीं। अच्छा, ये भी पटेल जी के पास थी। हाँ, लेकिन इन सब में जिस समिति का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है और जो शायद सबसे महत्वपूर्ण थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी और डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र तो संविधान निर्माण की कहानी में मतलब सेंट्रल है। इस समिति का गठन कब हुआ, इसमें कौन कौन सदस्य थे और इसका खास काम क्या था? प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। आजादी के तुरंत बाद? हाँ, बिल्कुल। 15 अगस्त को आजादी मिली, 29 अगस्त को ये कमेटी बनी। इसका काम था बाकी समितियों के सुझावों के आधार पर संविधान का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना। ये सबसे जिम्मेदारी वाला, सबसे अहम काम था। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन थे बाकी 6? ये नाम अक्सर पूछ लेते हैं। हाँ, ये याद रखने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा थे N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, N. माधवराव। ये B.L. मिटर की जगह आए थे, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, रिप्लेसमेंट थी। जी। और 7वें सदस्य थे T.T. कृष्णमाचारी। ये D.P. खैतान की जगह आए थे, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। यहाँ भी रिप्लेसमेंट। ओके, 7 सदस्य हो गए। जी। इस समिति ने बहुत मेहनत की। पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, पब्लिक किया, आम लोगों की राय के लिए। हाँ, बिल्कुल। उस पर आम लोगों, विशेषज्ञों की राय ली गई, सुझाव मांगे गए, आलोचनाएं हुई। इन सब पर विचार करने के बाद समिति ने दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। ठीक है। दिलचस्प बात यह है कि मसौदा तैयार करने में समिति को 6 महीने से भी कम का समय लगा। कुल 141 दिन ही बैठकें हुई। 6 महीने से कम? ये तो कमाल है। जी। संविधान के ड्राफ्ट को बनाने और उसे सभा में बहस के लिए पेश करने, उसमें हुए संशोधनों को शामिल करने और उसे अंतिम रूप देने में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी केंद्रीय थी कि उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। बिल्कुल। भारत के संविधान का पिता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या संविधान का मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये नाम याद रखना जरूरी है, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जहां अक्सर प्रारूप समिति के सदस्यों पर सवाल आ जाता है। अच्छा, तो अक्टूबर 1948 में दूसरा मसौदा आ गया। इसके बाद संविधान को अंतिम रूप कैसे दिया गया और ये लागू कब हुआ? फाइनल स्टेज क्या थे? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम मसौदा, फाइनल ड्राफ्ट, 4 नवंबर 1948 को सभा में पेश किया। नवंबर 48 में? जी। इस पर पहला वाचन हुआ, फर्स्ट रीडिंग। इसमें 5 दिन तक आम बहस चली, जनरल डिस्कशन। फिर शुरू हुआ सबसे महत्वपूर्ण चरण, दूसरा वाचन, सेकेंड रीडिंग। ये लंबा चला, 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक। लगभग 1 साल। हाँ, लगभग। इस दौरान संविधान के हर एक खंड पर, हर क्लॉज पर बारीकी से चर्चा हुई, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन हुआ। हजारों संशोधन, अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए गए, करीब 7,653। 7,000 से ज्यादा? हाँ,
जिनमें से 2473 पर तो सभा में बाकायदा बहस हुई, डिस्कस हुए। ये दिखाता है कि कितनी गहन, कितनी डिटेल्ड प्रक्रिया थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। सही बात है। इसके बाद तीसरा वाचन, थर्ड रीडिंग, 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, मतलब सभा द्वारा तय किए गए संविधान को पारित किया जाए। फाइनल मोशन। जी, प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पास्ड घोषित कर दिया गया। उस दिन सभा में मौजूद 299 में से 284 सदस्यों ने उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, साइन किया। 26 नवंबर 1949। ऐतिहासिक दिन। बिल्कुल, यही वो तारीख है 26 नवंबर 1949 जिसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में दर्ज किया गया है। वो दिन जब भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। We the people of India do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे। उस दिन अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना थी, प्रीएम्बल, 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स, और 8 अनुसूचियां थीं, शेड्यूल्स। 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। ये ओरिजिनल था। हाँ, ये ओरिजिनल था। और एक रोचक बात ये भी है कि पूरी प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को, सबसे अंत में लागू किया गया था, बाकी पूरा संविधान बन जाने के बाद। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है। तो क्या पूरा का पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू एनफोर्स हो गया था? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। उस दिन संविधान अपनाया गया था, अडॉप्ट हुआ था, लागू पूरी तरह से नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ? कुछ जरूरी अनुच्छेद, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे नागरिकता, सिटीजनशिप से जुड़े, चुनाव, इलेक्शन से जुड़े, अंतरिम संसद, प्रोविजनल पार्लियामेंट से जुड़े कुछ अस्थायी प्रावधान, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे। जैसे आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 366, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये सब तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। अच्छा, इमीडिएटली। कुछ हिस्से तुरंत लागू हो गए। हाँ, जो उस समय जरूरी थे। लेकिन संविधान का जो बड़ा हिस्सा था, द रिमेनिंग पार्ट, वो लागू हुआ 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। जी, इसी दिन को संविधान में लागू होने की तिथि, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, कहा गया है। और हम इसे गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये जो गैप था 2 महीने का, 26 नवंबर से 26 जनवरी तक, इसका कोई खास कारण था? 26 जनवरी ही क्यों? हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। बात है 1929 की। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। हाँ, रावी नदी के किनारे। बिल्कुल, उसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था और ये तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अच्छा। तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद में, उसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। ये ऐतिहासिक जुड़ाव याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत दिलचस्प। चलिए, हमने संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया समझ ली, मांग से लेकर लागू होने तक। लेकिन क्या इतने बड़े और महत्वपूर्ण काम की कोई आलोचना, कोई क्रिटिसिज्म भी हुई? क्या संविधान सभा पर सवाल भी उठे? हाँ, बिल्कुल। कोई भी ऐतिहासिक प्रक्रिया आलोचना से परे नहीं होती। संविधान सभा की भी कई आधारों पर आलोचना की जाती है और इन्हें जानना जरूरी है, खासकर मेंस में जब क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाले सवाल आते हैं। हाँ, वो पर्सपेक्टिव्स जानना जरूरी है। बिल्कुल। हम यहाँ उन आलोचनाओं को सिर्फ प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा विभिन्न आलोचक कहते हैं, बिना किसी पक्ष का समर्थन किए, इम्पार्शियली। ठीक है। पहली आलोचना ये है कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों? वही वयस्क मताधिकार वाली बात। हाँ, क्योंकि सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव था और वो भी सीमित मताधिकार पर आधारित था। तो आलोचक कहते हैं कि ये सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। दूसरी आलोचना? दूसरी आलोचना है कि यह एक संप्रभु निकाय नहीं थी, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। लेकिन आपने तो बताया कि इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद ये सॉवरेन हो गई थी। हाँ, कानूनी तौर पे हो गई थी, लेकिन आलोचक तर्क देते हैं कि इसका गठन तो
ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों कैबिनेट मिशन प्लान पर हुआ था। इसकी बैठकें भी ब्रिटिश सरकार की इजाजत से होती थी शुरू में, तो इसके जन्म की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह संप्रभु नहीं मानते। अच्छा, मतलब शुरुआत के आधार पर। जी। तीसरी आलोचना है कि इसने जरूरत से ज्यादा समय लिया, टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा। हम आलोचक तुलना करते हैं कि अमेरिकी संविधान तो सिर्फ 4 महीने में बन गया था, जबकि हमें लगभग 3 साल लग गए, तो कहते हैं कि ये बहुत लंबा खींचा गया। लेकिन इस पर शायद ये कहा जा सकता है कि भारत की विविधता, भारत की जटिलता को देखते हुए इतना समय लगना स्वाभाविक था। हमारे सामने चुनौतियां भी ज्यादा थी। हाँ, ये एक जवाबी तर्क हो सकता है, बिल्कुल। काउंटर आर्ग्यूमेंट यही है, लेकिन आलोचना तो यही है कि ज्यादा समय लगा। ठीक है। चौथी आलोचना? चौथी आलोचना है कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। उस समय कांग्रेस ही मुख्य पार्टी थी। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उसी ने किया था। बिल्कुल, तो सभा में अधिकतर सदस्य कांग्रेस के ही थे। एक ब्रिटिश विशेषज्ञ हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। द असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। बाप रे, ये तो बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, ये दिखाता है कि उस समय कांग्रेस कितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। पांचवी आलोचना है कि इसमें वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अच्छा, प्रोफेशन के आधार पर। जी, कहा जाता है कि समाज के बाकी वर्गों जैसे किसानों, मजदूरों, इनका प्रतिनिधित्व कम था। ज्यादातर सदस्य वकील या राजनीति से जुड़े लोग थे। इसका नतीजा ये हुआ कि संविधान की भाषा काफी कानूनी, लीगलिस्टिक और जटिल हो गई, जो आम आदमी की समझ से थोड़ी परे है। हाँ, ये बात तो है, संविधान की भाषा आसान नहीं है। सही कहा। और छठी आलोचना, ये कुछ ब्रिटिश आलोचकों द्वारा की गई कि इसमें हिंदुओं का वर्चस्व था, डोमिनेटेड बाय हिंदूज। अच्छा, हाँ, जैसे लॉर्ड विस्काउंट साइमन थे, उन्होंने इसे हिंदुओं की सभा कहा था, और विंस्टन चर्चिल ने तो कहा कि ये सिर्फ भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। ये तो विभाजन के संदर्भ में कही गई बातें लगती हैं। हाँ, ये उस समय के सांप्रदायिक माहौल और विभाजन की राजनीति के संदर्भ में की गई टिप्पणियां थीं। तो ये सारी आलोचनाएं जानना वाकई जरूरी है ताकि हम संविधान सभा का एक संतुलित मूल्यांकन कर सकें, एक बैलेंस्ड व्यू रख सकें। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते क्या कुछ और दिलचस्प या महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस सभा या संविधान से जुड़े हुए? कुछ ट्रिविया या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? हाँ, कुछ रोचक बातें हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं वन लाइनर्स में। जैसे संविधान सभा की जो मुहर थी, सील, उस पर किस जानवर का निशान था? किसका था? हाथी का, एलिफेंट। अच्छा, हाथी। जी। सब BN राव, जो एक जाने माने विधिवेत्ता थे, ज्यूरिस्ट थे, उन्हें सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। ये सदस्य नहीं थे, पर सलाहकार थे। BN राव, हाँ, इनका नाम सुना है। HVRA यंगर सभा के सचिव थे, सेक्रेटरी। ओके। और जो मूल संविधान की प्रति है, ओरिजिनल कॉपी, उसे हाथ से किसने लिखा था? कैलीग्राफी किसने की थी? हाँ, ये भी पूछते हैं। वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा था, बहती हुई स्टाइल में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जी। और इस मूल प्रति को सजाने का काम, डेकोरेशन का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और बेवहार रमा मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। उन्होंने प्रस्तावना और अन्य पन्नों पर चित्रकारी की थी। वाह, ये तो कला का भी अद्भुत नमूना है। बिल्कुल। एक और अहम बात है हिंदी अनुवाद की। हाँ। जब संविधान बना तो उसका कोई आधिकारिक हिंदी पाठ, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, नहीं था। अच्छा, ओरिजिनल तो सिर्फ इंग्लिश में था। मुख्य रूप से, हाँ। ये व्यवस्था बाद में की गई 1987 में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। इसके तहत अनुच्छेद 394A जोड़ा गया, जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो संविधान का आधिकारिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाएं। 1987 में जाके ये हुआ। बहुत खूब। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की पूरी कहानी, MN रॉय के विचार से लेकर 26 जनवरी 1950 को लागू होने तक। एक लंबी यात्रा। सच में। हमने देखा कि कैसे एक मांग उठी, कैसे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक सभा बनी, जो भले ही सीधे जनता द्वारा न चुनी गई हो, पर उसने विभाजन, रियासतों के विलय जैसी भारी चुनौतियों के बीच काम किया। बिल्कुल। हमने नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और खासकर डॉक्टर अंबेडकर व प्रारूप समिति की निर्णायक भूमिका को समझा।
हाँ, हमने मांग से लेकर गठन कॉम्पोजिशन को देखा, जिसमें वो अप्रत्यक्ष चुनाव और सीमित मताधिकार वाली बात अहम है। फिर कार्यप्रणाली वर्किंग समझी, जिसमें उद्देश्य संकल्प और समितियों का महत्व है। स्वतंत्रता अधिनियम से आए बदलाव भी देखे। हाँ, फिर प्रारूपण की प्रक्रिया, लागू होने की तारीखें और उनके कारण, और अंत में विभिन्न आलोचनाओं को भी समझा। यूपीएससी के नजरिए से क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा इस चर्चा में? देखिए, यूपीएससी के लिहाज से सभा की बनावट, उसका चुनाव का तरीका, इनडायरेक्ट लिमिटेड फ्रेंचाइज, उद्देश्य संकल्प, उसका कंटेंट और प्रियम्बल से लिंक, प्रारूप समिति, सदस्य और भूमिका, मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष, लागू होने की तारीखें 26 नवंबर 1949 वर्सेस 26 जन 50 और उनके कारण, और आलोचना के मुख्य बिंदु, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। बिल्कुल। तो अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, जिस मुश्किल दौर में हमारा संविधान बन रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था, करोड़ों लोग विस्थापित थे, सैकड़ों रियासतें थीं जिनका भविष्य तय होना था, गरीबी थी या शिक्षा थी, उस माहौल में संविधान सभा, जिसकी अपनी सीमाएं थीं, जिसके प्रतिनिधित्व पर सवाल उठते हैं, उसने फिर भी एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी हमारे लोकतंत्र का आधार है। सही बात है। तो सवाल ये है कि ये सभा अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को निभाने में कितनी सफल रही अपनी सीमाओं के बावजूद। इस पर सोचिएगा जरूर। अच्छा सवाल है सोचने के लिए। उम्मीद है संविधान निर्माण की ये विस्तृत चर्चा आपको पसंद आई होगी और आपके ज्ञान को और गहरा किया होगा। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जी, जरूर बताएं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पर ऐसी ही गहरी और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए श्रुतिपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अंक में हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 3 पर बात करेंगे, यानी हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद। जय हिंद।